मेरा सवाल आपसे है अब, है ना, आप सभी का इंटरव्यू करते हो, दर्शक जो हैं आपके, है ना, एक्चुअली हमारे भी, मैं आपका भाई हूँ। तलवार से मेरी ही गर्दन काटोगे, चलो काटो। ठीक है। और ये सारे पत्रकार साथी हैं और सभी से थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे, सबका अपना अपना अनुभव लेंगे। एक बार पामेड़ जब हम लोग जा रहे थे, काफ़ी रात थी, तो उस दौरान भी हम भटक गए। आदिवासी हमेशा से ही प्रेम भाव से देखता है, और चाहे हम पत्रकार कहें या चाहे कोई भी इंसान हो, हमेशा से साफ मन से आए, उनके लिए जो है प्रेम न्यौछावर कर देता है। आज सब ने अपना अपना अनुभव बता दिया, तो मैं एक सादे शब्दों में बता रहा हूँ अपने। गिर गए आते समय। अरे गजब, लेकिन गिरे तो सलीम भाई थे, चोट आप दिखा रहे हो। तो मैं बाइक चला मेरा था, वो गिरे मेरे ऊपर। अच्छा, पत्रकारिता में जब मैं आया तो मुझे लगा कि हम किसी की एक आवाज़ बने और उस पर निरंतर काम करते रहें। देखो बाइक से गिर जाना, पत्रकारों अपील है कि जनता की नज़र में मत गिरना। घुप अंधेरे के बीच ये जो कुछ लाइटें देख रहे हैं, ये लाइटें दरअसल लोहे की पहाड़ी किरंदुल के ऊपर खदानों की हैं, और इस लाइट को मैं शूट कर रहा हूँ इस वक्त बीजापुर ज़िले के पीड़िया गांव से। वो गांव जहां 10 मई को पुलिस ने 12 माओवादियों को मारने का दावा किया है। दावा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस मुठभेड़ पर ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया है। हालांकि हम कोई न्यायाधीश नहीं हैं और न्यायालय भी नहीं है, तो जांच तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सभी का पक्ष ज़रूर रखा जाएगा। पुलिस का पक्ष हमने रखा, पुलिस ने जो जो बात बताई वो सभी चीज़ें आपके सामने रखी। अब ग्रामीणों ने आरोप लगाया है तो ग्रामीणों की बात भी रखी जाएगी, यही सोचकर हम पीड़िया गांव पहुंचे हुए हैं। एक बहुत अच्छी लंबी चौड़ी बातचीत होने वाली है, बहुत सारे पत्रकार हैं मेरे पीछे, उन सभी से मुझे लगा बातचीत करूं। तो शुरुआत इस लाइट से करूं। ये लाइट उम्मीद की लाइट है, जो विकास के साथ चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ खदानें हैं और खदान हमेशा से जो लोग विकास के साथ चलते हैं उनका विकास करती है। खदानें प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं और आदिवासी प्रकृति के पूजक होते हैं। यही वजह है कि अधिकतर आदिवासी खदानों के विरोध में होते हैं, और खदानों के विरोध में होते हैं तो उन्हें विकास विरोधी भी माना जाता है। ऐसे में इस पहाड़ी के दो तरफ दो दुनिया बसती है। एक दुनिया विकासशील लोगों की और दूसरी दुनिया उन लोगों की जहाँ पे माओवादियों की दखल बढ़ जाती है। 12 लोगों को मारा गया, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए सभी पत्रकार पहुँचे हुए हैं। और क्या माहौल है, कैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या चीज़ें, सारी मुद्दों पे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं और ये सारे पत्रकार साथी हैं, और सभी से थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे, सबका अपना अपना अनुभव लेंगे। तो मैं चाहूँगा कि रौनक भाई थोड़ा सा मदद कर दें, अगर आप कैमरे में। रौनक भाई हैं, सबसे पहले इनको दिखा दूँ, इन्हीं के जिम्मे कैमरा होगा। तो ये सारे पत्रकार साथी हैं। गांव वालों ने पीड़िया गांव में है, जहां पे 12 माओवादियों को मारने का दावा हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि तेंदुपत्ता तोड़ने वाले ग्रामीणों को मारा गया। और जब हम यहां पहुंचे हुए हैं तो चंद गिनी हुई कुछ खाट हैं, खाटुल भी कहा जाता है, जिसे छोटे रहते हैं। और सबसे पहले युकेश से बात करते हैं। युकेश, क्या हाल चाल? बैठिए ना। नहीं बैठूंगा, नहीं बैठ जाऊंगा तो तुमसे लंबा बातचीत हो जाएगी, सबसे बातचीत करना है। दरअसल हाँ, क्या लग रहा है ये, मतलब रिपोर्टिंग तो सब अपने अपने हिसाब से करेंगे, ये जो अलग एक अनुभव आ जाता है। मैं खासकर देखा हूँ बीजापुर में ज़्यादा, यहाँ पे जब भी इस तरह की माहौल आता है तो सारे पत्रकार एक साथ होकर मोटरसाइकिल में पहुँचते हैं, चलो घटना की रिपोर्टिंग करेंगे। तुम तो भटक भी गए थे आज, तो क्या अनुभव है तुम्हारा आज का? ठीक बात, भटकने की बात है तो फिर इसके पहले भी भटकने की बहुत सारे मुद्दे से भी मत भटकना, बहुत लंबा भी नहीं चलेगा। नहीं, वो लंबा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये जिस तरह से अभी रानू भैया बात कर रहे हैं, दरअसल मेरे बड़े भाई ही हैं, और मजाकिया पहले ही बोला था भटकना मत मुद्दे से। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको मैं ले जा रहा हूँ, अनुभव पे बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल अनुभव पे ले जा रहा हूँ, करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए। तो जैसे जो अनुभव है इन चीज़ों का, जैसे कवरेज के लिए जब हम आते हैं तो वाकई चुनौतियाँ ही हैं। जैसे भटकने की बात आपने करी है, तो इतने सारे लोग तो अभी मतलब कुछ ही अरसा हो रहा है कि इतने सारे लोग आते हैं, वरना तो हमें अकेले ही जंगलों में निकलना होता है अक्सर। सबकी यार अपनी अपनी कहानी होती है।
तो सब लेके चलेंगे तो फिर हाँ तो जो है कि एक बार पामेड़ जब हम लोग जा रहे थे, काफ़ी रात थी, तो उस दौरान भी हम भटक गए थे। चूँकि बासागुड़ा से पामेड़ का रास्ता जो है काफ़ी कटा हुआ है हर जगह से, और कुछ जगहों पे तो मिट ही गई हैं निशानियाँ कि यहाँ पे कभी सड़क भी हुआ करती थी। तो जैसे आज मैं भटक गया था, तो मैं उस जगह पहुँचा जहाँ पर ग्रामीण ये बता रहे हैं कि वहाँ के 7 लोगों को पुलिस ने पकड़ के, वो रिपोर्टिंग में आएगा। हाँ वो फिर मैं बोला भटको मत, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ तुम्हारा अनुभव क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ, नहीं हंसो मत, देखो क्या है, रात काटनी है, लोगों से बातचीत करनी है, दर्शकों को पता भी चलना चाहिए हर कहानी के पीछे की क्या कहानी है। वो कहानियां जो दब जाती हैं, बस्तर के अंदरूनी इलाकों की कहानियों की तरफ पत्रकारों की कहानियां ना दब जाए, इसलिए इस कहानी को मैं आज शूट कर रहा हूँ। चाहे लंबी बातचीत होगी लेकिन सबसे बातचीत करेंगे। सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव क्या है कि ऐसे इलाकों में तुम आए हो रात में। हाँ गणेश पूरा अपलोड करेंगे, ठीक है। ये कोई प्राइवेट निजी न्यूज़ चैनल का वो नहीं है कि किसी की बात को काट दिया जाएगा, सबकी बातें आएंगी। ठीक बात। और गणेश ने शिकायत की कि क्या पूरी बात है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मतलब खुले आसमान के नीचे सोए हो, तो हर बार ऐसा व्यवस्था होता है क्या, नहीं होता? क्या सोच कर जाते हो वहाँ? जा रहे हैं रिपोर्टिंग करेंगे कि खाने की व्यवस्था करेंगे कि सोने की व्यवस्था करेंगे, कैसे करेंगे? मैं बता रहा, इन जंगलों में जो लोग रहते हैं ना दादा, इतने प्यारे हैं। आप उन्हीं के बीच बार बार जाते हैं, उन्हीं की रिपोर्टिंग करते हैं। आपको पता है आपकी जान पहचान है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम निश्चिंत होकर घुस जाते हैं यहाँ पर कि आप जाएंगे तो आपका स्वागत ही होएगा और आपको सारी व्यवस्था होगी। ठीक है, ठीक है। ये संतोष भैया सो गए हैं क्या? संतोष भैया थोड़ा सा आपका पुराने अनुभव का लाभ लिया जाए। आँख लाल हो चुकी है और लाल आँख जो है इस लाल गलियारे में थकावट की वजह से। क्या अनुभव है? मतलब ऐसे कहीं पे भी आप लोग रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, मैं तो जाता ही हूँ, आप भी जाते हैं, आप बहुत पहले से जा रहे हैं, तो क्या सोच के जाते हैं वहाँ जाऊँगा तो खाऊँगा क्या, सोऊंगा कैसे, व्यवस्था कैसे, कि गाँव वालों के भरोसे? नहीं, सोच के जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। गाँव जाते हैं तो अपने मनपसंद का चीज़ मिले ना मिले वाला बात ही नहीं रहता है। जो मिलता है वो खा लेते हैं। बस उनकी समस्या, गांव की समस्या या फिर वहाँ किस प्रकार की घटना हुई, घटना का पूरा जायजा लेने जाते हैं। अमूमन वैसे आजकल आप भी आते हैं, पहले तो इन्हीं गुनी चुने जाते थे, पहले है ना, लेकिन आजकल ये हो गया कि ऐसा घटना हो तो ग्राउंड रिपोर्ट जाने के नाम से प्राय सभी नए युवा या जो करते हैं वो भी आ रहे हैं। अब यहाँ घटना के बारे में, घटना को लेकर अब कितनी हद तक आवाज़ को उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं, सबका अपना प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म रहता है, प्लेटफॉर्म से उठाते हैं, वो डिसाइड करेंगे। हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज आते हैं गांव वालों के भरोसे ही, हम उनकी उम्मीद हैं और वो हम उनके ही सहारे आते हैं। ठीक है, ये दादा तो इन गांव के हैं। भैया आपका क्या नाम हुआ? अच्छा सलीम भाई आप हैं क्या? जी। तो क्या आप बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो मुझे लगा पूरे लोगों को दिखाएं हमारे काम का आयाम, है ना? क्या लग रहा है, क्या सोच के आए थे? मतलब कि वहाँ जाओगे तो सरकार खुश होगी, आपके जाने के लिए खाने पीने की व्यवस्था करेगी, आरामगाह आपके लिए तैयार करेगी, ये सोच के आए थे या सोचे थे कि खुले आसमान के नीचे ही रात बिताना पड़ेगा? नहीं, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में कोई पहली बार रिपोर्टिंग नहीं है, पहले भी रिपोर्टिंग कर चुके हैं। बस्तर टॉकीज में अनुभव पहली बार शेयर कर रहे हैं? हाँ, ये पहली बार शेयर कर रहे हैं, लेकिन पहले भी पत्रकारिता की है, तो कई घटनाओं को कवरेज करने के दौरान जंगल में भटके हैं और जंगल में रुके भी हैं। और इस दौरान जो मेहमान नवाजी होती है बस्तर के आदिवासियों की, वो बहुत बेहतरीन होती है और आपको भूखे पेट वो जाने नहीं देंगे आपको, तो दिक्कत नहीं है, खाना जरूर मिलेगा, सोने को मिलेगा। सोने खटिया तो मिल गया? खटिया मिल गया। ठीक है, बहुत धन्यवाद। जो मुकेश आप बताएं, क्या सोच के जाते हैं? पहली बार नहीं है, कई बार आप जाते आते रहे जी दादा। क्या सोचते हैं अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, क्या व्यवस्था, क्या तकलीफ मिलेगी? तो तकलीफ है कि बेहतर है, व्यवस्था ठीक मिली है? एक वक्त था दादा, मुझको ना ये रिपोर्टिंग, बैठिए दादा, ये रिपोर्टिंग जो ऐसी रिपोर्टिंग चुनौती लगती थी, लेकिन अब रोमांचकारी लगती है। चुनौतियां तो होती हैं, लेकिन अब चुनौतियों को हम रोमांच के तौर पे लेते हैं और मेंटली हम पूरी तरह प्रिपेयर रहते हैं कि वहाँ जाएंगे तो हमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी इन आदिवासी भाइयों के बीच। सारी व्यवस्था मिल जाएगी। इतना तो है, खाली पेट तो नहीं सोएंगे और मन तृप्त हो जाता है, ऐसा भोजन मिलता है। वाह, ठीक है। तुम तो ऐसे तंबाकू पीटे सबको लगा ताली बजाने लगे मुकेश के बात पे। भाई आपका क्या नाम है? सलमान चंद्रगिरी। सलमान चंद्रगिरी। सलमान भाई ये बताओ, मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे जी, है ना? तो आप भी पत्रकारिता कहाँ बीजापुर में करते हैं? जी, पूरे छत्तीसगढ़ में घूमता हूँ। पूरे छत्तीसगढ़ में करते हैं? जी। गजब। तो ये बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में करते हैं तो बस्तर का अनुभव तो यहीं पे मिलता है। हाँ, यहीं से बीजापुर क्या से सोच के आए थे?
सोच के तो कुछ नहीं आया था, क्योंकि हम यहाँ के क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं, यहाँ के लोगों को जानते हैं। तो इतना तो है कि जब हम इन जंगलों में आते हैं तो यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ से हम लोग कभी खाली पेट आए नहीं, और ऐसा भी नहीं हुआ कि कभी चारपाई नहीं मिला हो। तो मतलब उम्मीद था ये सब मिलेगा जी। 4 पाई में 8 पाई बैठ गए हो आप लोग। ठीक है, खटिया पे रहम करो थोड़ा सा। इधर देखो शंकर शंकर जो है जगरगुंडा रास्ते पे चिंतलनार एक गांव है, वहाँ के निवासी हैं। पत्रकारिता करते करते राजधानी तक पहुँच गए हैं, लेकिन बस्तर में बार बार आते जाते रहते हैं। इनका एक खुद का चैनल भी है। तो शंकर, तुमको तो हर चीज़ पता है, तुम तो इन्हीं लोगों के बीच से हो, है ना? क्या लगता है कि ये जो हमारे जैसे बाहरी लोग आते हैं, इनके लिए गांव वाले कैसे इतना व्यवस्था क्यों कर देते हैं? देखिए, बस्तर का जो आदिवासी है बहुत ही सीधा साधा होता है, और ऐसे में हम जब भी बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जाते हैं, जो बस्तर का आदिवासी हमेशा से ही प्रेम भाव से देखता है। और चाहे हम पत्रकार कहें या चाहे कोई भी इंसान हो, हमेशा से साफ मन से आए, उनके लिए जो है प्रेम न्यौछावर कर देता है। ऐसे में यह अनुभव है, और अनुभवों से हम सीख भी रहे हैं। और ज़्यादातर अगर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें, आज ग्राउंड रिपोर्टिंग में ही पहुँचे हैं, तो सवाल और जवाब दोनों के बीच में यह अनुभव और साथ ही साथ हम सीखते हैं। और ये तस्वीर थी, और कोशिश यही है कि उम्मीद रहता है कि सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी सोने के लिए, खाने के लिए, या कभी कभी ऐसा कभी हुआ है कि सोच के गए कि दाल चावल मिल जाएगा और कुछ नहीं मिला, भूखे रह गए? देखिए, समय पर निर्भर करता है कि आप किस इलाके में कौन से समय पर जा रहे हैं, कि वहाँ का माहौल कैसा होता है। क्योंकि देखिए, दहशत भरा माहौल में हम ज़्यादा उन पर ना बोल सकते हैं, ना खुद को समझना होता है। तो ऐसे में समय पर निर्भर रहता है, लेकिन अधिकांश समय ऐसा रहा है कि हमेशा से जो है आदिवासी हमें चाहा है, और बस्तर के पत्रकारों को काफ़ी प्रेम भी करता है। ये इसीलिए भी जो है व्यवस्थाएँ ऑटोमेटिक हो ही जाती है। ठीक है। तो अमन जी, ये तुम्हारा कैसा अनुभव? हमेशा अंदर रहे हो, हालांकि तुम दोरनापाल में रहते हो। हाँ, लेकिन ऐसे अंदरूनी इलाकों में रुकने का अनुभव है? मेरा अनुभव सुकमा जिले का रहा है, और बीजापुर मेरा पहली बार अनुभव रहा है कि मैं यहाँ पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग के लिए आया हुआ हूँ, और रात बिता रहा हूँ। बीजापुर और सुकमा दोनों के जंगलों में काफ़ी असमानताएं हैं। ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण इलाका है सुकमा के मुकाबले, और देखने को मिला कि जिस तरीके से हम आए, हम लोगों के लिए तो एक दिन का सफ़र था। यहाँ के आदिवासी रोज़ इस समस्या से दो चार होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज जो देर शाम हम पहुँचे, तो एक जो ग्रामीण है जिसके पैर पे गोली लगी थी, नहीं वो रिपोर्ट में आया, सिर्फ पत्रकारों का अनुभव पे बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो सारी चीज़ों को देखकर लगा कि हमारा अनुभव बहुत छोटा है उनके ग्रामीणों के सामने। हम तो एक दिन के लिए आ रहे हैं, वो जीवन यहाँ विचार चुनौतीपूर्ण है। बहुत अच्छी बात कही आपने। गणेश, तो गणेश ये नहीं, लेटे रहिए, आप लेटे रहिए, आराम कीजिए, आराम से बात कीजिए। गणेश हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। जब मैं पत्रकार नहीं हुआ करता था, ये तब से पत्रकार हैं, है ना? मैं इनसे जूनियर धर्मपुरा में, है ना? मेरे घर के सामने एक मोटरसाइकिल लेके सामने में अपने संस्थान का नाम लिखा घूमते रहते रहे भाई साहब। तो गणेश ये बताओ यार, अमन बता रहे हैं कि सुकमा से ज़्यादा चैलेंजिंग बीजापुर में है। तुम लोग बीजापुर में ही रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो तुम लोग के साथ कभी ऐसा होता है कि कुछ सोच के गए हैं, कहाँ रुक जाएं, कहाँ क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ये व्यवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या भूखे ही आना पड़ेगा? देखो रानू भाई, देखो क्या है, बात ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। तो जिस ग्राउंड रिपोर्टिंग में चुनौती ना हो और जहां आप आसानी से पहुंच जाओ, तो उस ग्राउंड रिपोर्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है, औचित्य नहीं है। तो जब भी हम ऐसे इलाकों में ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाते हैं, तो कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम वहाँ जाने के बाद रुकेंगे कहाँ, हमारे खाने की या रुकने की क्या व्यवस्था होगी। गांव में पहुंचते हैं तो आज भी देखिए, अंदरूनी इलाकों में दर दर भटकने के बाद अंतिम विकल्प पत्रकारी ऐसा है जो ग्रामीणों को ये लगता है कि उनके साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो न्याय दिला सकता है। और जब हम इस उद्देश्य से उस गांव में पहुंचते हैं कि हमारे जाने से अगर यथासंभव भी उनका उद्धार हो जाए, उनको हमारी खबरों से उनका जो न्याय मिल जाए, तो ये सोच के आदमी जो है डॉक्टर के बाद मेरे को लगता है कि बस्तर में भगवान का रूप, मतलब भगवान के तौर पर ग्रामीण जो है वो पत्रकारों को मानते हैं। तो रिपोर्टिंग हो जाता है, उसके बाद अगर पूरी काम हमें हो जाती है, तो उसके बाद ग्रामीण स्वयं ही हमारे रुकने के और खाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। देखिए, आज अगर हम 2-4 होते तो आसानी से चारपाई की व्यवस्था होता, लेकिन आज संख्या ज़्यादा है तो थोड़ा दिक्कत है। जो व्यवस्था उन्होंने की है, वो तात्कालिक रूप में जो व्यवस्था की है, तुम हम सहज ही स्वीकार करेंगे। ठीक बात, क्योंकि अचानक से हम पहुंचे, बहुत उम्मीद होती है, मतलब गाँव वालों को, गाँव वालों और भगवान की तरह सोचते हैं कि अब इन्हीं का सहारा है। गणेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही। इधर सुकमा जिले के और एक अनुभवी पत्रकार आए हुए हैं।
भैया क्या नाम है आपका? सतीश। अच्छा, पूरा नाम क्या लिखते हो? सतीश चांडक। आदिवासी हो? आदिवासी हो गए। हाँ, हो जाना चाहिए बस्तर में। मजाक कर रहा हूँ। सतीश भाई हमारे सुकमा से। तो सतीश भाई कैसा है, मतलब इसके पहले भी आप इस तरह का अनुभव ले चुके हैं या ये पहला अनुभव है? नहीं, अनुभव तो पहले ले चुके हैं। कहाँ रुके थे पहले? पहले हम लोग चिंतलनार में रुके हैं, ताड़मेटला में उधर रुके हैं। वहाँ क्या करने गए थे? रिपोर्टिंग। अच्छा, अरे सॉरी, थोड़ा सा हंसी मजाक चलते रहना चाहिए भाई। मतलब क्या है, दर्शकों को ये नहीं लगना चाहिए कि बहुत बड़ा अलग अनुभव रहा। हाँ, ये बाइक से ना गिर गए आते समय। अरे गजब। लेकिन गिरे तो सलीम भाई थे, चोट आप दिखा रहे हो। तो मैं बाइक चला मेरा था, वो गिरे मेरे ऊपर। अच्छा, आपके ऊपर गिरे। ठीक बात है, बहुत बड़ा हादसा था। वो हादसा देखो, बाइक से गिर जाना, पत्रकारों अपील है कि जनता की नज़र में मत गिरना। खैर, तो हाँ, तो मैंने अपील कर दिया। तो क्या अनुभव कैसा है, मतलब ऐसा हुआ है कभी कि अंदर गए, गिर पड़ते और जो सोच के गए वो मिला ही नहीं, या रुकने में तकलीफ? ऐसा कई बार होता है। कुछ खबर के लिए हम लोग जाते हैं, बड़े परेशान नहीं उठा के जाते हैं, लेकिन कभी खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। खबर से कि भूखे पेट? भूखे पेट से तो नहीं, लेकिन खबरों से वापस लौटना पड़ता है। और ख़ास करके ऐसे जब भी मुठभेड़ होता है तो ऐसे में हम लोग जाते हैं तो ये नहीं देखते कि वहाँ जाएंगे खाना मिलेगा, कहाँ रुकेंगे, क्या है। हम लोग को उद्देश्य ही रहता है कि पहले मुठभेड़ स्थल जाएँ, हकीकत क्या है उसको जानें और देश दुनिया के सामने लाए। वो हमारा काम है, बस वही काम कर रहे हैं। वही काम है। और एक है यहाँ पर आने के बाद में यहाँ के लोगों का बहुत ही प्यार है। जैसे कि यहाँ 5 खाट तब पूरे गांव में पूरा उठा के ले आए हमारे। पता नहीं वो आज शायद नीचे सोएंगे जो भी है, और हम यहाँ खाट में। मतलब हमको सबसे अपना जो सर्वश्रेष्ठ है उन्होंने मेहमान नवाजी से नवाजा है कि नहीं। ये गांव वालों का प्यार है बहुत। बस्तर के आदिवासियों को मैंने कहा ना, प्यार से मांगेंगे तो जान दे देंगे। विशाल भाई खड़े हो जाओ थोड़े से, जब बार बार बैठ रहा हूँ दिक्कत हो रहा है। ये बोल रहा था कि क्या अपना कितना अनुभव रहा है? अरे अनुभव शानदार रहा दादा। कुछ इंटरटेनमेंट करे कि ऐसे ही? नहीं, हंसी मजाक भी चलता रहना चाहिए, लेकिन बात सीरियस होनी चाहिए। हाँ, बात सीरियस। हंसते भी आपको सीरियस मुद्दे पे बात करनी। देखिए भैया, ये कला भी आनी चाहिए आपको। बस्तर में पत्रकारिता चुनौती तो है, मेरे लिए बहुत चुनौती है। तुम्हारे लिए पर्सनली क्यों चुनौती? पर्सनली चुनौती इसी वजह से क्योंकि 1-2 साल पहले पर्सनली चुनौती है। हाँ, 1-2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, बहुत बेचे यार, उसको छोड़ो, दूसरा बताओ। हाँ। अरे दादा, पैर में रॉड है ना, अभी रॉड लेके चल रहे हैं। सबका बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है। मैं सुना हूँ 22 बार बता चुके हो। ये देखो, अभी इनका लेटेस्ट एकदम खून अभी सूखा भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो हाँ, तो बस्तर में चुनौती तो है। खासकर ये रहता है कि जहाँ पे मुठभेड़ होता है पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच में, ठीक है, माफ करेंगे, पुलिस और नक्सलियों के बीच में, तो नज़र ये रहती है कि सबसे पहले पहुँचे वहाँ पे और वहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा सके। उसके बाद जिस संस्थान के लिए जो भी काम कर रहा है तो उस संस्थान में सबसे पहले उस तस्वीरों को दिखा सके। फिलहाल हमने एक चैनल शुरुआत की है, बस्तर लालटेन। मैं तुमको यहाँ प्रमोशन करने के लिए नहीं बात कर रहा। अरे नहीं दादा, बात कर रहा था कि भाई अपने चैनल का प्रमोशन करने लगे। लोग सोचे बस्तर टॉकीज में लाखों सब्सक्राइबर हो गए। अरे हमारे 8-9 हज़ार हो गए, अभी 10,000 होने वाले हैं। बेचा, अब दुकान बेच लूं। पहले बता एक्सीडेंट हो गया है, उससे मना किया, बता मेरा एक चैनल है। मैं पूछ रहा था बस कि जो सोच के आते हो बस्तर के अंदर कहीं भी चले जाते हो, हमेशा मैं देखता हूँ तुम जंगल घूमते रहते हो। बीच में तुम भी टेका मेटा गए थे ना दादा। मतलब इस कोने से उस कोने। लड़का बहुत मतलब एक्सीडेंट के बावजूद इतना चुनौतीपूर्ण काम करता है कि वहां तक तुम गए थे और बहुत तकलीफों का सामना करके गए थे। तो कैसे, मतलब अंदर चले जाते हो, व्यवस्था हो पाती है? कई बार ऐसा होता होगा, हंसो मत, बहुत सीरियस है। बोले ऐसे रहे हो ना कि वहाँ पे हाँ देखो, टेक मेटा की बात कर रहे हो आप। दर्शक बहुत सीरियसली देख रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हंसते हुए भी मुद्दा सीरियस होना चाहिए। देखिए, आप टेक मेटा का जिक्र कर रहे हो। टेक मेटा में आप भी वहीं थे, मैं भी वहीं था। हालांकि आपको बाइक का इंतजाम हो गया था और आप बहुत कष्ट से पैदल गए थे। मैं घटना स्थल गया था जहाँ पे नक्सलियों का तंबू लगा हुआ था। वहाँ पे पहुँचने में बहुत दिक्कत हुआ। लगातार पैदल सफ़र हमने तय किया। उसके बाद हालांकि वहाँ पहुँच के रिपोर्टिंग की और वहाँ की तस्वीर हमने बस्तर लालटेन में दिखा भी दिया। उसके बाद आए हम। उसके बाद गांव वालों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला। वहाँ के गांव वाले लोग हमको खाना भी खिलाए, वो भी बकरा बनाकर। और बहुत ज़्यादा प्यार मिला। ये 4 लोग इतना ज़्यादा बकरा खाएं, देखो। हाँ, ठीक है दादा। देखिए, सबसे बड़ी बात है गांव वाले का प्यार। आप गांव वालों के प्रेम के बिना बस्तर के अंदर में सारी चुनौतियां काफूर हो जाती हैं जब प्यार गांव वालों को बरसता है ना। बिल्कुल, उन्हीं के भरोसे आते हैं। ठीक है, चेतन भाई बात करते हैं। बहुत लंबा होगा तो दर्शक बोलेंगे झेला रहे हैं लोग। चेतन भाई, आपका क्या अनुभव रहा है? अंदर आप कितनी बार कितनी दफे
इस तरह से आए हैं और किस तरह से ऐसे खुले आसमान के तले और बादल गरज रहा है, बिजलियां चमक रही हैं। बिल्कुल दादा, कभी भी बारिश हो सकती है। अच्छा अनुभव रहता है। आज भी गर्मी ज़्यादा था, मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी। हाँ। और मैंने ये सोचा था कि अब मेरे को स्टॉप करना चाहिए। उसके बाद मैं चेरपाल से, साथ में ही आए थे हम सब, आप लोग पीछे थे। आप लोगों का वेट कर रहे थे, उतना तक मेरा तबीयत खराब हो तो मैं वापस भी निकल गया था। लेकिन अंदरूनी क्षेत्र से लगाव ऐसा है, प्यार इतना ज़्यादा मिलता है, मतलब बार बार आने का ही मन और मौका जब मिले तो उसको खोने का मन नहीं करता। इसीलिए मैं आधे रास्ते गया, आपने मेरे को क्रॉस भी किया, मन में लगा होगा चेतन फिर अकेला कहाँ जा रहा है। ठीक बात। फिर मतलब फिर सभी को देखा, लगाव ऐसा खिंचाव हुआ कि फिर मैं दौड़ा चला। यही है, यही प्यार है, यही प्यार है, यही चीज जो मिलता है यहाँ पर, उसी से सबसे ज्यादा आनंद और मिलता वही है, ताकत मिलती है। धन्यवाद चेतन भाई। हाँ, और कुछ बोलना है? 15 सेकंड नहीं, आधा मिनट बात करेंगे। पहले अपन रंजन भाई से बात कर लेते हैं। तो रंजन भाई जो है, मैं आपको बताऊं कि बहुत प्रबुद्ध पत्रकारों में इनको मानता हूं, मतलब इनके लेखनी का मैं कायल हूं। क्या लगता है रंजन भाई कि इस तरह से पत्रकार उस इलाके में जहां उनका कोई जान पहचान ना हो, आप लोग चले जा रहे हैं, किस व्यवस्था पर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ आईडी बम लगा होगा, पता नहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या उम्मीद से जाते हैं? देखिए, मैं आज सब ने अपना अपना अनुभव बता दिया, तो मैं एक सादे शब्दों में बता रहा हूँ अपने जो भी है। मैं जब भी ग्राउंड मतलब बोलेंगे कि जंगल की जो रिपोर्टिंग है, इसको मैंने सीखा है, 2 लफ्ज़ बता रहा हूँ कि मुकेश और गणेश के साथ ही मैंने सीखा है। दंतेवाड़ा में था तो वो दायरा नहीं मिलता था, और उस टाइम मतलब यहाँ का जो परिक्षेत्र है, जो घटनाक्रम है, उसके बाद मुझे यहाँ इस तरह की रिपोर्टिंग करने का मौका मिला, पहली बात। दूसरी बात, मैं जब भी इस जंगल, चाहे आज की बात तो इससे पहले भी आया, मेरे दिल में एक दर्द हमेशा से रहने लगा है, काफ़ी समय से ये एक पेन रहने लगा है। वो पेन ये है कि इन जंगलों को आज मैं देख रहा हूँ, इन आदिवासियों को देख रहा हूँ, इनका सौम्य जीवन शैली देख रहा हूँ, इनकी सहज मित्र भाव को भी मैं देख रहा हूँ। लेकिन जब मैं अभी, आप कुछ देर पहले जिस पहाड़ी पे जिस टिमटिमाती हुई लाइट को देख के आप एंकरिंग कर रहे थे ना, कुछ समय पहले उर्रेपाल की रिपोर्टिंग के दौरान भी मैं अनिल भैया के साथ, बप्पी के साथ भी था। तो एक किताब का एक टाइटल था, तो वो मुझे बार बार कौनता रहता था कि रिच लैंड बट पुअर पीपल। पहाड़ के इस पार हम अंधेरे में हैं, पहाड़ के उस पार उजाला है, चकाचौंध है, लेकिन वो एक माइनिंग हो रही है। मैं जब भी रिपोर्टिंग करने आता हूँ, नक्सलवाद का जो खून खराबा जो भी चल रहा है समस्या, वो अपनी जगह एक समस्या है, ठीक है, मानता हूँ। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि जब इन इलाकों में तेज़ दौड़ती विकास आपाधापी आएगी, आज जो मैं सुकून महसूस कर रहा हूँ, बार बार ऊपर देखता हूँ, बड़ा सुकून, बड़ा सन्नाटा जो भी है, आदिवासी बड़े अच्छे से, लेकिन कुछ समय बाद कि यहाँ के हालात कैसे रहेंगे, आदिवासी ये गांव रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सवाल मैं जब भी रिपोर्टिंग में आता हूँ तब भी रहता है। ये खाट पे सो मेरे जहन में ये बात बार बार आती है, और ये बात मुझे तकलीफ़ देती है। कुछ देर मतलब अभी भी दे रही है, क्योंकि उस खान को देख रहा हूँ मैं, ठीक है, हमारे विकास का सिंबल हो सकता है, लेकिन आप ज़रा सोचिए कि इस इलाके में जब पूरी तरह से शांति की एक बात कर रही है, लेकिन शांति के पीछे आगे की परिपाटी क्या है? विकास बोलते हैं ना, अपने साथ पैरेलल में विनाश लेकर चलता है। कुछ समय पहले मैंने आपकी एक रिपोर्ट देखी थी, उसने मुझे ज़्यादा झकझोर रहा, हसदेव को लेकर जो रिपोर्ट थी, जहाँ पे एक तरफ माइनिंग का स्वरूप था, एक तरफ जंगल थे, दोनों को मिक्सअप करके आपने जो दिखाया था, मैंने वो फर्क दिखाया था। वो चीज़ को मैं यहाँ फील करता हूँ कि जब वास्तव में आज हम जिस युद्ध में जी रहे हैं, वास्तव में परिस्थितियाँ बहुत नियंत्रण से बाहर है, बहुत बदतर है। लेकिन सोचिए, एक कदम आगे जब सब कुछ शांत हो जाएगा, तो आज बीजापुर में गर्मी कितनी बढ़ चुकी है, टेम्परेचर क्यों बढ़ा है, और उसी जिले में यहाँ देखिए, अब बिंदास बैठे, ना एसी की जरूरत है, जिला वही है। हाँ, लोगों में वो शालीनता सौम्यता है। बस मेरे अंदर अनुभव यही रहता है, ये यात्रा में जब भी आता हूँ रिपोर्टिंग करने में, ये एक तकलीफ रहता है कि आज इनके लिए जीवन में जो भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कल रिपोर्ट को जब हम देखेंगे ना, तो हमको ये अफसोस ना हो कि कल जो हम रिपोर्ट करते थे शायद वो दौर बेहतर था। ये अफसोस ना करें। बहुत धन्यवाद रंजन भाई, बहुत बढ़िया बात आपने कही और बहुत दिल से आपने अपनी बात कही है। युकेश भाई, आप बोले थे 15 सेकंड, आइए आपको 30 सेकंड देता हूँ, आप भाई हमारे। युकेश भाई अपनी कोई बात रखना चाह रहे थे, उसके बाद। हाँ, सबसे पहले 30 सेकंड मैं भटक गया था। हाँ, फिर मुद्दे से भटकाए आप। हाँ। नहीं, आप बोले कि मैं चाह रहा था कि रोचकता बनी रहे, दर्शक देखते रहे, तो थोड़े हंसी मजाक जी बहुत जरूरी है। तो भटकेंगे नहीं तो कहीं पहुंचेंगे नहीं। आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पे पहुंचा। मेरा सवाल आपसे है अब, है ना, आप सभी का इंटरव्यू करते हो, दर्शक जो हैं आपके, है ना, एक्चुअली हमारे भी, मैं तो भाई हूं, तलवार से मेरी ही गर्दन काटोगे, चलो काटो, ठीक है, पूछो। हर शख्स जानना चाहता है
कि ये शख्स जो जंगलों में जाते हैं और ऐसी ऐसी कहानियाँ निकाल कर लाते हैं, है ना, जो वाकई जिन कहानियों को देखने के बाद ना एक पत्थर दिल इंसान भी ना आपका कायल होकर रह जाता है। आपका अनुभव कैसा रहता है और आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है इन तमाम चीज़ों में? तो देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मेरा अनुभव ये है कि मैं लगातार अनुभव सहेज रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ, और जमा करते करते जो मैं हर रोज़ जो नए शब्द बोलता हूँ, नई बातें बोलता हूँ, या देखने का नज़रिया मेरा बदलता है, उन सारे नज़रिए में उस अनुभव का ही मिश्रण है कहीं ना कहीं। अगर उस टिमटिमाती हुई लाइट को देखकर मेरे मन में विचार कौंधता है कि ये दो दुनिया को बांटने वाली लाइटें हैं, इधर घुप अंधेरा है, उधर चकाचौंध ज़िंदगी है, तो यही मेरा अनुभव ही है। ये अनुभव लगातार घूमते 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 आ रहा है, और बहुत थोड़ा सा अनुभव है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अनुभवी हूँ। बहुत रत्ती मात्र का जो सबसे माप का जो सबसे छोटा इकाई, उतना ही अनुभव है मेरा। और पूरी दुनिया भी, पूरा बस्तर बचा हुआ है अनुभव सहेजने में। इसलिए जब भी संतोष भैया जैसे बड़े उम्र के पत्रकार मिलते हैं जो लंबे समय से जूझ रहे हैं, तो मैं उनको सुनने की कोई भी समय को छोड़ना नहीं चाहता है। वो जो बता देंगे मेरे लिए लगता है कि एक नया पाठ एक होगा। और क्यों इतनी जिज्ञासा है, तो उसके पीछे मैंने खुले मंच पे भी बताया कि पत्रकारिता की शुरुआत मैंने सिर्फ पैसा वसूली करने के लिए किया था। मैं आज एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म पे इस बात को जिक्र कर रहा हूँ। जब मैं बेरोजगार था और मुझे लगा कि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो लगा कि पत्रकारिता सबसे आसान रास्ता है पैसा कमाई करने के लिए। इससे अधिकारियों को डराएंगे, धमकाएंगे और अधिकारियों से लेवी वसूली करेंगे। लेवी वसूली जो नक्सली करते हैं, मुझे लगता है कि वो भी करेंगे। पत्रकारों की भी अलग दुनिया है। हर कोई बोलता है कि पत्रकार क्यों भ्रष्ट होते हैं, लेकिन कोई पत्रकारों के घरों पे जाकर देखता नहीं कि दिवाली पे जब सबके घर पे दिए जलते हैं तो पत्रकार का बच्चा कैसे फटाका फोड़ता है। और हर पत्रकार का आत्मसम्मान होता है, वो जाता है अधिकारी और नेताओं के पास, बोलता है कि आपको दीपावली की शुभकामनाएं, दिवाली में कुछ है क्या। वो सोचता है कि उसका जीवन जैसे भी कट जाए, उसका बच्चा जो है वो कम से कम फटाका फोड़े। लेकिन उसके बावजूद मेरे अंदर ये धीरे धीरे जब मैं यही सोच से पत्रकारिता शुरू किया, और करते करते जब मुझे लगा कि हर आदमी आखिरी में बोलता है कि मेरी खबर अगर छप जाएगी ना, तो पुलिस भी सुनेगी, ये न्यायालय भी सुनेगा, अधिकारी भी सुनेगा, एक बार खबर छप जाए तो पत्रकारों के पास बहुत उम्मीद से आता है। और पत्रकारों के पास जब वो बार बार उम्मीद से आता है, तब मुझे धीरे धीरे बहुत लंबे समय के बाद ये समझ में आई। हर कोई बोलता है कि मेरा पेशा पत्रकारिता है, तो मुझे लगा कि पेशा नहीं है, तपस्या है। तपस्या करना पड़ेगा आपको, भूखे रह के करना पड़ेगा, जूझ के गिरते पड़ते करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं सभी पत्रकारों से अनुभव ले रहा हूँ, हर कोई बता रहा है कि वो उम्मीद लेके आते हैं ग्रामीणों के बीच की अब पत्रकार आ गए हैं, अब हमारी बात सुनेगा, अब हमारी बात भगवान भी सुन लेंगे। तो इसीलिए वो पत्रकारों को इतनी खातिरदारी करते हैं, जो उनके पास सबसे बेस्ट होगा। पूरे गांव की सारी खटियाएं आ गई यहाँ पे। दादा, हाँ, आपके जो शब्द हैं ना, ये आपके अनुभव को जितना कुछ भी बयान कर पा रहे हैं, हमारे दर्शक यानी कि आपके दर्शक, हमारे दर्शक, तुम इसके तो हमारे दर्शकों को आप जानते हैं भली भांति, लेकिन उसके बावजूद आप सभी समझिएगा इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूँ, यही इनका विराट व्यक्तित्व है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मुंह पे नहीं करना चाहिए। आखिरी बात, जब ये डांटना शुरू करते हैं ना, तो बड़े प्रेम से सुनते हैं हम। लो कैमरा पकड़ो, हम रौनक का आखिरी अनुभव लेंगे। रौनक, ये बताओ, रौनक हमारे साथ हमेशा साथ ही रहे हैं, और जहाँ भी जाना होता है तो मैं रौनक से विचार करता हूँ। और बहुत शांत चुपचाप रहने वाले बहुत ब्रिलियंट पत्रकार हैं। जो नहीं जानता, जो जानता है और जानने की कोशिश करता है रौनक को। रौनक, क्या लगता है, जंगलों की खाक छानने बहुत कम लोग जानते हैं कि तुम्हारे अलग अनुभव है, कुछ अनुभव जो बता पाओ। क्या है, बस्तर के आदिवासी जो है, जब भी कुछ घटना होती है या कोई भी चीज़ होती है, तो उन्हें एक एक्सपेक्टेशन रहता है, अपेक्षाएं रहती है कि पत्रकार आएगा, हमारी बात रखेगा, और जब हमारी बात सामने आएगी तो हमको कुछ तो न्याय मिलेगा। तो जब हम इस फील्ड पे जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, कि नदी पार करके जाना है, नाव से जाना है। बस ये रहता है कि अगर हमें किसी ने बुलाया है या गांव की जो भी समस्या है, हमें उसे आगे लाना चाहिए। और पत्रकारिता में जब मैं आया तो मुझे लगा कि हम किसी की एक आवाज़ बने और उस पर निरंतर काम करते रहें। ठीक है, तो करते करते लगता है ऐसी समस्याएं आती रहती होंगी कि कहाँ सोऊंगा, कहाँ खाऊंगा, और व्यवस्थाएं हो जाती हैं, या पहले ऐसा लगता था कि अब जाएंगे तो कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन अब लगातार जैसे आ रहे हैं
तो अब ये नहीं लगता कि कहाँ जाना है क्या है, बस ये है कि अपने काम के लिए जाना है, जो चीज़ें होंगी ठीक है। सब देखा जाएगा। जी। बहुत धन्यवाद। तो ये धन्यवाद युकेश। रौनक एक बार और पकड़ लो। इतनी देर से सारे पत्रकार जो है मैं आपको दिखाऊं, ये खटिया लगी हुई है, जितनी गांव की खटिया थी सब आ गई हैं। सारे जितने पत्रकार हैं बल्क में, मतलब थोक में आज पत्रकार आ गए हैं। मतलब गांव भी सोचेगा कि आज जन्नत के तरफ अब हम बढ़ेंगे, क्योंकि सारे कर्मवीर कलमवीर यहाँ आ चुके हैं। और गांव वालों की क्या व्यवस्था है वो भी आपको दिखाता हूँ। जब सारे पत्रकार आए हैं वो भी उस समय जब यहाँ पे एक बड़ी मुठभेड़ हुई और तेंदुपत्ता तोड़ने के दौरान गांव वालों ने कहा कि कुछ ग्रामीणों को मार दिया गया। पुलिस ने कहा 12 माओवादियों को मारा गया है। दोनों के अपने अपने बयान हैं। जब हम लोग आए तो इस घर में हमारे खाने की व्यवस्था है, वहाँ पेड़ के नीचे हम लोग सोएंगे और यहाँ हमारे लिए भोजन की व्यवस्था बन रही है। भैया इधर आओ, क्या नाम है आपका? नरेश अवलम है सर। नरेश भैया जी। तो हम लोग के लिए खाना बनवा रहे हो? जी बन रहा है। अच्छा, ये चटाई बिछाएं, वहाँ बच्चा सोया रहा है। जी जी जी। कौन है वो? बच्ची है सर। बच्ची है? जी जी। ये आपकी कुछ लगती है क्या? मेरा बेटी लगे भैया का बेटी। आपकी भतीजी है? जी जी। अच्छा, और ये कौन है? भाभी आपकी? जी जी। अच्छा ठीक। और ये कौन है? बहन है सर मेरा। आपकी बहन है? जी जी। हमारी भी बहन है। ये क्या है? ये दाल है क्या? ये क्या है? मूंग दाल है ना? क्या बोलते हैं? हैं? अच्छा, बरबट्टी का बीज है क्या? अरे वाह, मूंग जैसा दिखने लगा। अच्छा, तो इसको दाल बनाएंगे? जी जी। और क्या बना रहे हैं हमारे लिए? चावल? जी जी पक गया सर। चावल पक गया है? जी जी। ये देखिए, गांव वाले जो हैं सिर्फ इसी उम्मीद में पत्रकार आए हैं हमारी समस्या सुनेंगे, तो इनके रुकने, हमने बोला नहीं, सिर्फ सीधे पूछा क्या खाएंगे, बोले भैया खाना बन रहा है। यहाँ चूल्हा बना दिए, इस पे ये चावल बन गया है। बहुत सारे पत्रकार हैं तो भंडारा की तरफ। चावल कौन दिया दादा? जी हमारा घर का बनाए हैं सर। आपके घर से लाए? जी जी। अच्छा, तो ठीक है, इसका जो भी चावल का पैसा होगा हम लोग देंगे, बहुत ज़्यादा चावल। और सुनो, और दिखाओ और क्या बनाए हो। ये क्या है? जी ये पानी है सर, पीने के लिए। जी जी। कहाँ से लाते हो? हैंडपंप है? हैंडपंप है सर। है ना हैंडपंप? जी, जी, जी। अच्छा, झरिया और पानी तो नहीं पीते हो ना? नहीं पीते हैं सर वहाँ का। ठीक है, तो और वो दाल बनेगा? जी जी। और क्या बनेगा? अभी इमली वाला भी बनाएंगे सर। इमली वाला? जी, क्या जी। बोलते हैं उसको? जी इमली पुल्चू? पुल्ला बोलते हैं। पुल्ला, इमली पुल्ला क्या बोलते हैं? इत्ता पुल्ला बोलते हैं। इत्ता पुल्ला, भूल गया था। इमली पानी का एक रसम जैसा बनता है ना, उसमें प्याज व्याज भी डाल दो, उसको इत्ता पुल्ला बोलते हैं। इत्ता पुल्ला, दाल और चावल बनेगा। ठीक है, तो खाने की व्यवस्था उतने सारे पत्रकारों के लिए सिर्फ भैया कर रहे हैं, और भी गांव वाले थे, लेकिन इनके यहाँ भाभी बहन सब मिल के हमारे भोजन की व्यवस्था निस्वार्थ तौर पर कर रहे हैं, सिर्फ इसी उम्मीद से कि अभी गणेश ने कहा ना कि डॉक्टर के बाद अगर सबसे ज़्यादा सम्मान यहाँ के लोग किसी को देते हैं तो पत्रकारों को, क्योंकि पत्रकार आता है तो उनकी उन समस्याओं को सुनता है जिसको सरकार भी अनदेखा करती है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे अंदरूनी इलाकों में कई बार अलग अलग पत्रकार पत्रकारिता करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, सबके अपने अपने अनुभव हैं। हर किसी के अनुभव को हम आपसे साझा करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विकास तिवारी जंगलों की खाक छान रहा है, और भी बहुत सारे पत्रकार हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बस्तर के अलग अलग इलाकों की कहानियाँ लेकर सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। लंबी बातचीत है, बातचीत अगर इंटरेस्टिंग करने की हमने कोशिश की, थोड़ा हंसी मजाक भी रखा, सीरियस मुद्दे पे भी बातचीत की, और गांव वालों की मेहमान नवाजी भी दिखाने की कोशिश की। अगर आपको फिर पसंद आई हुई बातचीत तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लगे कि जंगलों में भटकते हुए पहाड़ियों के बीच से उन गांव तक पहुंचकर बस्तर टॉकीज ज़मीन पर जाकर सच्चाई निकालने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा है, तो इस बस्तर टॉकीज़ को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।